चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लोग आ चुके हैं सारे। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन और ग्राफिक। पहले वर्बल को डिस्कस करते हैं हम लोग। वर्बल बेसिकली होता है कि स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं आपके, वो से वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यूजुअली इसमें आपकी ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं, आपकी मीटिंग्स आ जाती हैं, आपके इंटरव्यूज आ जाते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन आ जाती है, एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं वो भी आ जाते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आ जाती है, और अगर पीए सिस्टम वगैरह को जो अनाउंसमेंट्स करते हैं वो भी सारी वर्बल में आ जाती है। तो पर्पल के हम देखते हैं कॉमन हमारे पास पिटफॉल्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो आप देखें इसमें, तो जो हमने बात की थी कि बेसिकली सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर के इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी देखें बेनिफिट्स क्या हैं जी। मोर पर्सनल और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है आपके पास। ठीक है, आप अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट फीडबैक मिल जाता है आपको। आपको दूसरे बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है, उसके व्यूज बता देते हैं कि उसे समझ आ रही है नहीं आ रही। उमैर अवान, ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप अपने सिस्टम को चेक करें। बाकी तमाम लोगों को वॉइस आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, जो लिमिटेशन है हमारे पास इसकी, ठीक है, प्रकाश आपकी भी सेटिंग में कोई इशू होगा, हमारे पास वॉइस क्लियर है। जो लिमिटेशन है वो लैंग्वेज बैरियर है। तो आप जब भी कम्युनिकेशन करें तो लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो ऑडियंस के मुताबिक हो। अगर आपकी ऑडियंस पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उनके लेवल पे जाके उन्हीं की जुबान में से समझाएंगे तो समझ आएगी, नहीं तो आप जो भी करें उनको समझ नहीं आने वाली। जर्गन फ्री हो। जर्गन बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे एब्रीवेशन या टेक्निकल टर्म्स यूज ना करें जो समझाने वाली हो। लाइक हम कोई बात करते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट दे देते हैं, टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, लाइक हमने बात की कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी इज अ कॉन्सेप्ट, तो इसको भी जर्गन है आपसे यूज ना करें। ठीक है, आप क्वालिफाइड पर्सन यूज कर लें। इसी तरीके से ऐसी तमाम टेक्निकल टर्म जो किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करती हो, उन्हें कम्युनिकेशन के अंदर कोशिश करें कि ऐड ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी अफादियत कम हो जाती है कम्युनिकेशन की, अगला बंदा उसे समझ नहीं पाता। ठीक है, तो पुअर हेयरिंग, अब रिसीवर को कोई इशू है, उसे सुनने का मसला है, इम्पेयरमेंट है, उसे समझ नहीं आएगी, बैकग्राउंड में कोई नॉइस है, तब भी आपकी आवाज क्लियर ना होने से उसकी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और फिर रिकॉर्ड नहीं होता। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसे वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, उसका रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, जब रिकॉर्ड नहीं होता तो दोबारा रीयूज नहीं कर सकते उसे, और फिर अगेन लोग भूल सकते हैं उस बात को। ठीक है, और अगर आप कोई मीडियम यूज कर रहे हैं, इसमें टेलीफोन है या पीए सिस्टम है, तो उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन आ रही है लाइन के अंदर, या वो उसकी क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, इसमें वेदर भी कभी कभी रोल प्ले कर देता है, तो उससे भी आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो मुतासिर हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास है जी रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, आप वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं जिसमें रिपोर्ट्स, मेमोज, ईमेल्स, नोटिसेस, हैंडबुक्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग इंस्ट्रक्शंस, आपकी एसओपीज, मिनट्स, ये तमाम चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। प्रकाश, आपको वॉइस क्लियर आ रही है बेटा या नहीं अभी? अगर नहीं आ रही प्रकाश तो अपनी सेटिंग को चेक करें प्लीज, बिकॉज आपकी सेटिंग में कोई इशू होगा। हमारे पास से सब कुछ वॉइस क्लियर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू प्रकाश। अब रिटन कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं जी? इस तरीके से हमने बात की वर्बल के अंदर कि वहां पे रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसमें रिकॉर्डेबल होती है, वो रीयूज नहीं हो सकती, ये रीयूज होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका बेनिफिट क्या है कि जब ये रिकॉर्डेबल है तो ये रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये प्रेजेंट भी की जा सकती है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और इसमें क्लैरिटी ज्यादा होती है बिकॉज लिखा हुआ होता है और उसमें तमाम चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, और लोग मैक्सिमम मेजॉरिटी बड़े ग्रुप को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। एक तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो फीडबैक आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपने अपनी बात सही तरीके से पहुंचा दी है, बट जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते आप नहीं कह सकते कि आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक थी। फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, इसमें जर्गन जो है ये भी एक रोल प्ले कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन मुतासिर हो सकती है। इम्पर्सनल होती है बिकॉज डायरेक्ट मीडियम नहीं है। एम्बिगुअस हो सकती है बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें क्लैरिटी के साथ नहीं होती, बिकॉज हर बंदे का लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ लोग अपनी बात को लिखने लिखने के लिए जो फिक्रे इस्तेमाल करते हैं या वर्ड्स की जो सिलेक्शन करते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती कि अगली ऑडियंस से समझ सके। ठीक है, फिर लैंग्वेज बैरियर इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि आपने कम्युनिकेशन की इंग्लिश में, बट जो अगला बंदा रिसीवर है उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो शायद आपने कोई स्ट्रक्चर यूज किया हो लैंग्वेज के अंदर या कोई ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो उसे समझ नहीं आ रहे। ठीक है, और फिर इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, बॉडी लैंग्वेज को आप स्टडी नहीं कर सकते, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये तमाम आपकी लिमिटेशंस हैं जो रिटर्न के अंदर हमारे पास आती हैं। ठीक है जी,
फिर हमारे पास है जी ग्राफिकल के अंदर होता क्या है जी, आप पिक्चर्स को यूज करते हैं या सिंबल्स को या पिक्टोग्राम को, जिसमें आपके सेफ्टी के साइंस भी आ जाते हैं, ठीक है, वार्निंग्स आ जाती हैं और ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर कोई मशीन आपने बनाई है, उसके साथ वर्किंग इंस्ट्रक्शन लिख दी है, ठीक है, कोई पिक्चर और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन यूज कर दिया है, तो ये तमाम चीजें जो है आपकी ग्राफिकल में आती हैं। अब इसके फायदे बहुत सारे हैं, बिकॉज आई कैचिंग होती है तो लोगों की अटेंशन बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है, ठीक है, विजुअल कॉन्टेक्ट होता है तो इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। बट अगेन इसके अंदर काफी सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जर्गन फ्री होती है बिकॉज में पिक्चर होती है। जो मेन मसला इसमें आता है वो आता है इम्पेयर्ड विजन वालों को, ठीक है, एक्सपेंसिव भी होती हैं और अगर किसी को सिंबल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो इससे गलत मतलब भी ले लेगा, ठीक है। अगेन इसके अंदर भी एक वही प्रॉब्लम है कि इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती और फीडबैक भी आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता, ठीक है, जिससे इसकी अफादियत जो है वो मुतासिर हो सकती है। मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों से पूछ लूं कि किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो काइंडली वो पूछ सकता है। सर क्लियर है सर। क्लियर है जी, चलें, बहुत शुक्रिया, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये ब्रॉडकास्टिंग के मीडियम जो हमने बात की थी कि आपके पास जितनी भी कम्युनिकेशन है उसमें एक सेंडर का मसला हो सकता है या रिसीवर का, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये मीडियम से मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। ये अब ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो हैं ये कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर जो चीजें कहना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये उसकी रेंज बताई गई है। तो आप वीडियोस के जरिए कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं, ईमेल्स के जरिए कर सकते हैं, टूल बॉक्स टॉस के जरिए कर सकते हैं, हैंडबुक्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है, या प्रिंट आउट करके नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम एक आपके पास रेंज है कि आप ये तमाम रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉपरेशन एंड कंसल्टेशन, ठीक है, इसके अंदर फर्क क्या है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। कॉपरेशन एंड कंसल्टेशन, कंसल्टेशन बेसिकली होता क्या है जी, ये टू वे प्रोसेस होता है जिसमें दोनों पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय या सुपरवाइजर एंड वर्कर, कोई भी दो पार्टीज जब बैठ के बात करते हैं किसी एक खास टॉपिक पे और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं उसे, ठीक है, और फिर म्यूचुअली किसी एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, इसे कहते हैं कंसल्ट करना। दूसरा हमारे पास है इन्फॉर्मिंग मेथड, जिसके अंदर होता क्या है कि आप अगले बंदे की बात नहीं सुनते, आप जस्ट अपनी बात करते हैं, ठीक है, और आप उनसे वो काम करवाते हैं, ठीक है। वन वे प्रोसेस हो जाता है जिसमें आप उससे कोई फीडबैक नहीं लेते और ना ही उस पर कोई रिएक्शन देते हैं, ठीक है। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपनी बात आप तक कर सके, तो उसे वही चीज करनी पड़ती है क्योंकि आपने तो सिर्फ इन्फॉर्म किया है। बेसिकली जो वाइडली एक्सेप्टेड टेक्निक है टू प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, वो कंसल्टेशन बेस्ड है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे हमेशा कंसल्टेशन की टेक्निक को अपनाएंगे और इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेटिव टेक्निक जो है जिसे बेसिकली डिक्टेशन भी कहा जाता है, इससे अवॉइड करेंगे बिकॉज इससे लोग ऑनरशिप फील नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉर्मली कंसल्टेशन किन चीजों पर की जाती है, हेल्थ एंड सेफ्टी के कुछ लॉज हैं जो ये डिमांड करते हैं कि वर्कर से रिगार्डिंग जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, चाहे आप पीपीएस की डिमांड कर रहे हैं उसके लिए, चाहे आपने कोई प्रोसीजर बनाया उसके लिए, चाहे आपने वहां पे कोई नए प्रोटोकॉल सेफ्टी के एंगेज किए हैं, उन तमाम मैटर्स पे आप उससे कंसल्ट करेंगे, ठीक है। इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप उससे कंसल्ट नहीं करेंगे। वर्कर्स के रिगार्डिंग अगर आपने पीपीस नहीं परचेज करनी है तब भी आप उससे कंसल्ट करेंगे, उससे बात करेंगे कि उसे वेयर कैसे करना है, उसे पहनने के बाद क्या ऐसा तो नहीं है वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। ये तमाम चीजें उससे बात की जाएगी और उसके बाद उस चीज को आप इंडल्ज करेंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब कंसल्टेशन के लिए मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं जी, आप डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं कि आप चाहें उसके साथ बैठ के बात कर लें, ये फॉर्मल भी होती है, या फिर मीटिंग से अंदर भी आपके पास होती है, ठीक है, जिसमें आप मीटिंग के अंदर आप फॉर्मली उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, बुला लेते हैं। सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं आपके पास सेफ्टी सर्कल्स होते हैं जहां पे इनफॉर्मली बात हो जाती है, टीबीटीज भी होती हैं आपके पास, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे और प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें सजेशन बॉक्सेस भी होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए भी आपसे बात कर सकता है, ठीक है, कंसल्ट कर सकता है। ओपन डोर पॉलिसी भी इसमें हम यूज करते हैं कि आप अलाउ कर देते हैं सबको कि कोई भी बंदा बात करना चाहे तो वो हिरार्की को छोड़ के डायरेक्टली आपके पास आ सकता है और डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हो सकते हैं जो आप कंसल्टेशन के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा जी,
अब हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बारी बारी तमाम लोग अपने पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं कि एचएससी कमेटी होती क्या है और उसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। जी, कमेटी होती क्या है, वन बाय वन अगर आप लोग बात करना चाह रहे हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। जी सलमान आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। जी सलमान, क्या होती है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी? सर, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी सर वो चीज होती है कि उसको हम एक प्रोसेस के थ्रू एक कमेटी बुला के उसका मतलब कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मतलब कि डिस्कस किया जाए, जिसमें सर रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होती हैं और सब पॉलिसी अरेंजमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर। ठीक है। जी, कोई और ऐड करना चाह रहा है इसमें कुछ? जी, कोई और ऐड करना चाह रहा है? सर मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये क्योंकि मुझे कमेटी ये है कि इसमें मैनेजमेंट की तरफ से लाइन जो मैनेजमेंट है, वर्कर्स और किसी डिपार्टमेंट की तरफ स्टाफ के नुमाइंदे होते हैं और आपस में बैठ के जो है किसी इश्यूज पे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इस कमेटी का मकसद ये होता है कि आपके वर्कर्स जो हैं यूजुअली वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो फ्लोर लेवल पे उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्कर्स क्या करते हैं, अगर बड़ी कंपनी होती है तो वो अपने नुमाइंदे चूज करते हैं जिनको वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। और इस कमेटी के अंदर होता क्या है कि इसको नॉर्मली चेयर जो है वो वाले करते हैं और इसके साथ तमाम मैनेजमेंट के लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट से। और इसमें मिली जुली कमेटी होती है, इसमें सारे मैनेजर्स नहीं होते, सारे वर्कर्स नहीं होते, इसमें वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स तमाम लोग मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं इसके अलावा, लाइक आपके फाइनेंस वाले और आपके परचेज वाले, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज अगर कोई डिमांड आती है किसी की और डिसीजन लेना होता है तो वो भी बता सकते हैं कि आपके पास इस साल में बजट है या अगले साल में होगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो अपने ग्रीवेंसेस को डायरेक्टली या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू टॉप मैनेजमेंट तक वो पहुंचा सकते हैं और उनके तमाम मसाइल को वहां पे हल कर लिया जाता है। इसके अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि जनाब कमेटी को चेयर कौन करेगा। यूजुअली इसको चेयर करने के लिए हर कंपनी का अपना प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मली सेफ्टी वाले इसको चेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इस कमेटी के अंदर मेंबर्स जो हैं, ठीक है, वो इलेक्शंस के जरिए विन करके भी आते हैं कुछ कंपनीज में नॉमिनेशन होती है वॉलंटियरली, कौन कौन बंदा ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। और फिर इसमें डिस्कशन होती है तमाम डिसीजंस को लेके, ठीक है। और ये कमेटी बहुत अफादियत रखती है अगर इसको प्रॉपरली सर्कुलेट करके ऑर्गेनाइज करके कंडक्ट किया जाए और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाए कि हर टाइम के बाद, लाइक कुछ कंपनीज में 1 महीने बाद होता है, कुछ कंपनीज में 15 दिन के बाद भी होती है, कुछ कंपनीज में 2 महीने के बाद भी कमेटी की मीटिंग हो रही होती है, ठीक है। और फिर उसमें जो भी पॉइंट डिस्कस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके मिनट्स बना के उनको सर्कुलेट भी किया जाता है। इस कमेटी के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो होते हैं वो भी एड्रेस किए जाते हैं कि लाइक किसी एक खास जगह पे कोई खास मसला आ रहा है जो काफी अरसे से चल रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उसको भी एड्रेस किया जाता है। लीडिंग और लैगिंग दोनों तरह के इंडिकेटर्स भी इसके अंदर एड्रेस किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली मकसद ये होता है कि मैनेजमेंट तक आपके ग्राउंड लेवल के तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न जा सके, ठीक है। क्लियर है जी? ये जी कुछ इसमें से जो पॉइंट्स हैं मेन इंपॉर्टेंट, कि इफेक्टिव कमेटी जो है उसमें क्या होगा, जो हमने बात की थी कि कमेटी को के अंदर कौन कौन शामिल होगा, ठीक है। कमेटी की फ्रीक्वेंसी मिलने की क्या होगी, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होगा, ठीक है। अथॉरिटी क्या है उस कमेटी की, तो क्या क्या इश्यूज डिस्कस होंगे, फॉलोअप कैसे होगा, ठीक है। फिर उसको रिकॉर्डिंग कौन करेगा, सर्कुलेशन कौन करेगा, ठीक है। ये तमाम चीजें। अब इसमें नॉर्मली जो डिस्कशन के पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें आपके पास जितनी भी रिकॉर्डेड चीजें होती हैं, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स जो हम बात कर रहे थे, वो तमाम इंडिकेटर्स जो आपको शो करते हैं आपकी परफॉर्मेंस, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है, वो तमाम पे आपकी डिस्कशन होती है। और फिर इस कमेटी के अंदर उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स आ गई कहीं से, उनको भी एड्रेस किया जाता है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं होता कि परफॉर्मेंस की चीजें या बुरी चीजें ही डिस्कस की जाती हैं, ठीक है।
इसमें तमाम एक मिला जुला रुझान रखा जाता है, आपकी सजेशंस भी एड्रेस की जाती हैं, कोई इंप्रूवमेंट के लिए आपने बात की है, ठीक है, वो भी होती है, आपने कोई ऐसी चीज रिपोर्ट की है उसमें रिवॉर्ड स्कीम भी होता है, वहां पे आपको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, ठीक है। और नॉर्मली इसके अंदर एजेंडा पॉइंट्स के अंदर आपके एक्सीडेंट, स्टैट्स, करंट जो इश्यूज चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, उनको लेकर बात की जाती है। ट्रेनिंग बेसिकली क्या है जनाब, एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज फॉर्मल वे है जिसमें आप नॉलेज हासिल करते हैं और अपने स्किल्स डेवलप करते हैं किसी सेम इन्वायरमेंट में बैठते हुए। हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से ट्रेनिंग्स ये होती हैं, ठीक है। और इनका बड़ा इम्पैक्ट है आपके बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर आपका बेसिकली वो चीज है जिसके जरिए आप परफॉर्म करते हैं फील्ड के अंदर। आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आप बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। आप क्या रोज गलतियां करते हैं या आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं और गलतियों से अवॉइड भी करते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं कैसे काम करना है, ठीक है। अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो होता क्या है, लोग जो है वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, ठीक है। किसी ने अपने उस्ताद से कुछ सीखा है तो बस वो जो उससे सिखाया गया है उसी पे चल रहा है। अब अगर उसके उस्ताद ने कुछ चीज सही नहीं सीखी थी तो अब शागिर्द ने भी नहीं सीखी, ठीक है। दैट्स वाई कंपनीज क्या करती हैं, वो ट्रेनिंग के कॉन्टेक्ट डेवलप करती हैं, कंटेंट्स डेवलप करने के बाद उनको अपनी एसओपीज और प्रोसीजर्स के मुताबिक, ठीक है, अपग्रेड करती रहती हैं और अपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लोगों को सिखाती हैं कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग का मेन मकसद है, ठीक है। अब रेंज काफी सारी होती है ट्रेनिंग की, ठीक है। ट्रेनिंग के अंदर यूजुअली होता क्या है, आपके पास इंडक्शन ट्रेनिंग्स भी होती हैं, फिर जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी होती हैं, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्सेज भी हो रहे होते हैं, ठीक है। ये साइड पे कंपनी के रोल के मुताबिक जो आपकी ड्यूटी होती है उसके मुताबिक ट्रेनिंग का प्लान किया जाता है और ट्रेनिंग नीड को असेस किया जाता है। यूजुअली जो एचएससी की ट्रेनिंग्स हैं उनके अंदर क्या होता है जनाब, साइड के रूल्स बताए जाते हैं, आपको कम्युनिकेशन चैनल्स बताए जाते हैं, आपको इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स और आपकी ड्यूटीज बताई जाती हैं कि आप इमरजेंसी होती है तो क्या करना है। आपको ये भी बताया जाता है कि जनाब हिरार्कीज क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं, कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते। आपको वायलेशंस या ब्रीच जो है, सेफ्टी ब्रीच के ऊपर जो पॉलिसीज हैं उनकी वो भी बताई जाती हैं, ठीक है। हैजर्ड और रिस्क क्या है, आप लोगों को आवाज आ रही है? तो ट्रेनिंग जो है बेसिकली आपको कब कब रिक्वायर्ड होती है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है निवोश के हवाले से। तो यूजुअली आपको जब आप न्यूली हायर होते हैं किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो तब ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। और फिर उसके बाद जब आपका रोल चेंज होगा, ठीक है, आपकी जॉब की नेचर चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली हैजर्ड्स और रिस्क चेंज हो जाते हैं। फरहान, आपको अगर वॉइस नहीं आ रही तो बेटा अपने सेटिंग में जाके अपने माइक को ओपन कर लें, ठीक है। आपके पास वहां पे वॉइस का ऑप्शन होगा माइक का, आपने उसे शायद डिसेबल किया हुआ है। अच्छा जी, अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है या मशीनरी या इक्विपमेंट चेंज होता है तब भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो जाती है। प्रोसेस चेंज होगा तब भी रिक्वायर्ड हो जाएगी। अगर कोई लेजिस्लेशन चेंज होती है, लॉ चेंज हुआ है, तब भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है तब भी लोगों को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो जाती है और रिफ्रेशर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वो बेसिकली आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। फरहान अनम्यूट नहीं, देखें आपके पास अनम्यूट मैंने इसलिए आपको बंद किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है आप लोगों को, कि पीछे से डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा जी, ये हमेर सोमरू ने एक सवाल पूछा है जी, डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सेफ्टी इंडक्शन। देखिए सेफ्टी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है एचएससी इंडक्शन। इंडक्शन ट्रेनिंग बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी बंदे को इंडक्ट करते हैं कंपनी के अंदर तो उसे कहा जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। उसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि हम उसको साइड के रूल्स, ठीक है, एचएससी पॉलिसीज, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपीज कौन सी रिक्वायर्ड हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका असेंबली पॉइंट कौन सा है और फर्स्ट एड वगैरह की जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ है, ये बताते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग जो है ये सेफ्टी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। सेफ्टी इंडक्शन जो है यूजुअली ये आपको जब आप ज्वाइन करते हैं किसी नई जगह पे तो विद इन अ वीक दे दी जाती है। फिर उसके बाद जो आपकी जॉब होती है, जहां पे जो एरिया में आप जाते हैं जिस एरिया में, फिर उस साइड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, लाइक अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, जो ऑफिस नहीं है, जो एक फील्ड है, ठीक है, तो वहां पे आपको फील्ड के अंदर जो मौजूद हैजर्ड और रिस्क हैं और वहां पे जो एप्लीकेबल प्रोसीजर्स और पॉलिसीज हैं उनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर परमिट टू वर्क आपका रोल होगा तो परमिट वर्क भी सिखाया जाएगा, लोटो के बारे में होगा तो लोटो भी सिखाया जाएगा,
साइट के ऊपर किस किस्म की मूवमेंट होती है, कौन कौन से एक्सीडेंट्स पुराने हो चुके हैं, हाई रिस्क एक्टिविटीज कौन सी हैं, ठीक है। फिर आपने जीएसए या फॉर्म जो वहां पे यूज होते हैं वो किस किस्म के हैं, ये तमाम चीजों के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप इनमें से किसी भी साइट रूल को ब्रीच करेंगे या तोड़ेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। उमैर क्लियर हो गया बेटा आपको? तो सेफ्टी ट्रेनिंग का ही बेटा एक पार्ट है सेफ्टी इंडक्शन, ठीक है बेटा। अब जो इंडक्शन है जो मैंने आपको बताया उसमें बेसिकली मिनिमम जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वापस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो हमने बात की कि आपने तमाम चीजें बता दी हैं एक एम्प्लॉय को हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग कि आप साइट पे आएंगे तो कौन कौन सी पॉलिसीज को मानेंगे, ठीक है, आप क्या पहन के आएंगे, पीपीएस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटीज क्या हैं, ये तमाम चीजें, ठीक है। और फिर आपने काम कैसे करना है, ठीक है, आपने किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग चैनल्स क्या हैं, अगर आपको चोट लगती है तो आपने क्या करना है, आपने हैजर्ड्स को देखा है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है आपने, ठीक है। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी मिनिमम कंटेंट्स की जो इंडक्शन के अंदर हम नॉर्मली यूज करते हैं। क्लियर है जी? अब ये जी बिहेवियर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और फिर सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर जो है वो मुतासिर कैसे हो सकता, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहेवियर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो एटीट्यूड होता है बेसिकली वो ही बिहेवियर को ड्राइव करवाता है। और यूजुअली इसमें होता क्या है कि आप किसी एक खास पॉइंट को माइंड में लेके जिस तरीके से एक्ट्स या रिएक्ट करते हैं ऑन साइट उसे कहा जाता है आपका बिहेव। ये एटीट्यूड के साथ लिंक्ड होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे हैं या नेगेटिव वाले बंदे हैं। और एटीट्यूड के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर बेसिकली आपकी तरबियत, आपकी तालीम, आपका आपने कैसे जिंदगी गुजारी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें उसमें इन्फ्लुएंशियल होती हैं और उनकी इम्पैक्ट की वजह से आपका ये बिहेवियर डेवलप होता है। तो बेसिकली ह्यूमन फैक्टर जो है इसके ऊपर 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को मुतासिर करते हैं आपको। जो आपका बिहेवियर है सेफ्टी से रिगार्डिंग वो कंप्रोमाइज हो सकता है 3 तरह के फैक्टर से। अब ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये अगर बेहतरीन तरीके से मैनेज किए जाते हैं तो बिहेवियर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं किए जाते तो आपके बिहेवियर के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव आता है, ठीक है। आपके जॉब फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं और इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। जॉब फैक्टर्स जो हैं बेसिकली ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं, सॉरी जॉब फैक्टर्स जो हैं ये आप जो काम करते हैं, ठीक है, उनसे रिगार्डिंग होते हैं, जो टास्क आप करते हैं, जो डेली आपकी रूटीन होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी रूटीन सेट करती है, जो प्रोसीजरल होते हैं, जो एम्प्लॉयर सेट करता है, ठीक है। और इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, ठीक है, आपकी अपनी नेचर कैसी है, ठीक है, आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, ठीक है, आपकी ओवरऑल नेचर है कैसी, क्या आप बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है, आप मोटिवेटेड इंसान हैं, आप पॉजिटिव इंसान हैं, या आपको हर चीज के अंदर मसाइल नजर आते हैं, ठीक है, चाहे वो हो या ना हो। तो ये तमाम तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर वो तमाम चीजें जो आपकी नेचर है ये उसको लेके डिस्कस करता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है जनाब, ये बेसिकली एम्प्लॉयर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप उस पर गौर करें, ठीक है, तो ये सारी एम्प्लॉयर की ड्यूटीज हैं, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी के अंदर बेटा कुछ भी गलत हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो अगर सेफ्टी कल्चर सही नहीं है, लीडरशिप की कमिटमेंट नहीं है, सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, आप किसी बंदे को रिपोर्ट करते हैं और आपको डांट के वापस भेजी आता है, आप हैजर्ड्स रिपोर्ट करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप ये तो ब्लेम लगा रहे हैं। तो ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल के तौर पे एक एम्प्लॉयर को देनी थी, आपको ट्रेनिंग भी देगा, कंसल्ट भी करेगा, आपको एक स्पेस देगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट जिसमें आप काम कर सकें वो प्रोवाइड करेगा। इन चीजों का अगर भुगतान होगा तो ये तमाम फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में आएंगे, ठीक है। जॉब फैक्टर में आपके पास टास्क है, आपका वर्कलोड है, आपका प्रोसीजर्स हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, इन्वायरमेंट है, डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स हैं, और वो तमाम चीजें हैं जो आपके टास्क को कंटिन्यू करवाने में, एक्सिक्यूट करवाने में कारामद होती हैं। अगर इनमें से भी कोई चीज कंप्रोमाइज हो जाएगी तो तब भी आपका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं रहेगा। लाइक आपको एक ऐसा टास्क दे दिया गया जिसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई तो आप उसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक ऐसा काम करने का कहा जा रहा है जिसके लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए सफिशिएंट टूल नहीं दिए जा रहे, ठीक है, वो एनवायरनमेंट नहीं दी जा रहा इसमें वो काम हो सकता है, तो ये तमाम फैक्टर्स आपके जॉब फैक्टर्स होंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर हमने ऑलरेडी बात की, ठीक है।
कि नॉलेज, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका एटीट्यूड, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, ये तमाम आ जाती हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 4 फैक्टर्स हैं। एटीट्यूड आपका बेसिकली होता क्या है, किसी भी एक खास चीज को, किसी भी एक पॉइंट को माइंड में लेके आप कैसे सोचते हैं। अगर मैं समझता हूं, मैंने कहीं से सुना है या मुझे लगता है ये चीज ठीक है, तो फिर मैं उसको जिस नजर से देख के उसके लिए जिस तरीके से रिएक्ट करूंगा, ये मेरा एटीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, बिहेवियर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एटीट्यूड पे। आपका एटीट्यूड जैसा भी होगा, ठीक है, आपका बिहेव बिल्कुल वैसा हो जाएगा। साइकोलॉजिकली एटीट्यूड जो है ये डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसमें आपकी परसेप्शन जो है ना, जो आप इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं, वो बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होता है। ठीक है, मोटिवेशन के अंदर आपके पास चीजें आती हैं कि आप कितने ड्राइव मिलती है आपको, आप कितना सेल्फ ड्रिवन है। ठीक है, कि आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी है, कि आपको किसी काम को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पुश रिक्वायर्ड होता है या आप विलिंग टू वर्क होते हैं। ठीक है, ये ड्रिवन फोर्स होती है। और मोटिवेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होती है, आपकी जॉब सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं, आपकी फैमिली के अंदर तमाम चीजों का सेटल होना भी होता है। ठीक है, आपके फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो भी तमाम चीजें आ जाती हैं। अगर आप लोगों ने मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा हो तो वो बेसिकली वो थ्योरी जो है उसके 5 फैक्टर्स अगर आप देख लें, वो मोटिवेशनल चीजों पे ही डिस्कस कर रहा होता है। ये जी एटीट्यूड के बारे में हमने बात की थी। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका बिहेव अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एटीट्यूड जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन से, ट्रेनिंग से। हाई इंपैक्ट इंटरवेंशन का मतलब ये थेरेपीज होती हैं जिसमें आपको डिफरेंट जगह पे ट्रीटमेंट करवाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के साथ भी। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग चीजें शेयर करते हैं, और डिस्कशन से भी आपको काउंसलिंग की जाती है। इन्फोर्समेंट एक्शन से भी आपका बिहेव ठीक किया जाता है। अगर कोई इंसान बात मान ही नहीं रहा बार बार, फिर उसको थोड़ी बहुत सजा भी दी जाती है। ठीक है, कंसल्टेशन से भी आपका एटीट्यूड बेहतर होता है, और आपको इन्वॉल्व करने से, इंगेज करने से भी आपको लगता है कि आप ऑनरशिप फील करते हैं और आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका बिहेव और पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा जी, रिस्क परसेप्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आपका। आप लोग जब भी असेसमेंट्स करते हैं, मैं आप लोगों को म्यूट ऑफ कर रहा हूं ताकि आप लोग डिस्कस भी साथ में कर सकें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिस्कशन हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, आपने बेसिकली रिस्क असेसमेंट जो है आप सब लोगों को पता होगा क्या होती है, आइडिया है आप लोगों को? जी आइडिया जी, कौन बात कर रहे हैं, बताएंगे क्या आइडिया आपको, रिस्क असेसमेंट क्या होती है? Risk assessment is identify the hazard and use the recommendations to reduce the risk level by using the control measures and something. ठीक है, चलें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। रिस्क असेसमेंट बेसिकली केयरफुली एग्जामिनेशन होती है किसी भी वर्क प्लेस की, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं हैजर्ड्स को। ठीक है, उसके अंदर कितना रिस्क मौजूद है उसको एवेल्युएट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी जो है ये रिस्क असेसमेंट कहलाती है। अच्छा, ये असेसमेंट करने के लिए आपको कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये फरहान हमीद बात करना कह रहे हैं कि जनाब, अच्छा आपने ये डेफिनेशन बताई है, बिल्कुल फरहान ठीक है। जी, को बात करना चाह रहा है? अच्छा जी, रिस्क असेसमेंट जो है ये कंडक्ट करने से पहले जो असेसर है, जो असेसमेंट करेगा, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर पहली चीज तो ये कि उसका जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजिकल और उसकी, और जो हेल्थ क्राइटेरिया है उसके लिए वो ये है कि उसका परसेप्शन ऑफ रिस्क के लिए जो बेसिकली सेंसर्स हैं उसके, जो इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। लाइक आपकी देखने की सलाहियत, आपकी सूंघने की सलाहियत, आपकी सुनने की सलाहियत, आपके टच करके फील करने की, फिजिकली टच करके चीजों को परसीव करने की सलाहियत, और आपकी टेस्ट करने, स्मेल करने की, ये तमाम सलाहियतें जो 5 लिखी गई हैं ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये फ्लॉलेस होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर इनमें से कोई भी चीज कंप्रोमाइज हो जाएगी आप परसीव नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है आपकी फिटनेस का क्राइटेरिया, आपकी हेल्थ का क्राइटेरिया जो रिक्वायर्ड है असेसर के लिए। ठीक है, आपकी रिस्क असेसमेंट करने वाला बंदा, उसकी ये 5 जो हिस्से हैं, ये सेंसेस हैं, वो बेहतरीन होने चाहिए। इसके साथ उसके पास 3 तरह की नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज। कॉमन नॉलेज का मतलब होता है बेटा कि कॉमन सेंस, ठीक है,
या कॉमनैलिटी का वो मेरिट जो इंडिविजुअली हर बंदे के पास हो। लाइक इसमें कोई आईक्यू की खास लिमिट नहीं है, जो मेजोरिटी जो आपके पास सराउंडिंग में लोग होते हैं, हर कॉमन बंदा जो प्रेडिक्ट कर सकता है। लाइक इसकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप देखते हैं कि कोई बंदा बाइक पे वन व्हीलिंग कर रहा है, तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही देखता है कि अगर ये बहुत स्पीड से जा रहा है और वन व्हीलिंग कर रहा है तो इससे वो गिर सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच है। लाइक आप देखते हैं एक बंदा छत पे खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ लटक के काम कर रहा है, उसने कोई हार्नेस कुछ नहीं पहना हुआ, ठीक है, वो आधा वो हवा में है, तो सबको लग रहा होता है ये गिर सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन नॉलेज है आपकी कि हर इंडिविजुअल जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं भी है बट उसकी कॉमन सेंस से ये बता रही है कि कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, और सेकंड है इंडस्ट्रियल नॉलेज, मींस जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसकी एक्टिविटीज के बारे में वो बहुत बेहतरीन जानता है, तो उसे पता है इसके अंदर हैजर्ड और रिस्क कौन कौन से हैं। ठीक है, और थर्ड है एक्सपर्ट नॉलेज, जिसके अंदर आप किसी कंसल्टेंट से या किसी ट्रेनिंग से या कोई कोर्स करके अपने आप को इस लेवल पे ले आते हैं कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। लाइक अभी आप आईजीसी की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, इसके बाद आप सेफ्टी के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि आप असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकली आपके पास ये जो 5 स्किल्स हैं जो आपके पास स्लाइड सामने नजर आ रही है, इन तमाम सेंसेस का बेहतरीन होना और इसके साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज का होना, जब ये दोनों चीजें एड अप होंगी तो फिर आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप रिस्क असेसमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप असेसमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं किसी का? सबके माइक ओपन है, काइंडली आप लोग बात कर सकते हैं। चलें जी, सलमान साहब ने बता दिया जी, तमाम चीजें क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तमाम लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। जितना हमने पढ़ा है उस पर अभी आप लोग बात कर सकते हैं वन बाय वन। मैंने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया है, वन बाय वन जितना हमने पढ़ा है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जी जनाब, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी, इट्स क्लियर। क्लियर है जी? किसी का कोई सवाल है इस पे? जी कोई सवाल नहीं किसी का? बिल्कुल क्लियर है? जी जी क्लियर। ठीक है, चलिए फिर मेरा एक सवाल है। ये हमेर सोमरू, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी हमेर, मुझे ये बताएं कि रिस्क असेसमेंट करने से पहले असेसर के पास किस किस्म की नॉलेज होनी चाहिए? सर उसके पास 3 नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज। वेल डन, बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, ये चीजें बेटा भूलनी नहीं है, बिकॉज हमारा जो पेपर होगा बेटा ये कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड। ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये जी प्रकाश कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्रकाश। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि हम जब साइड पे कोई रिस्क देखते हैं या कोई हैजर्ड देखते हैं तो हम उसको किस तरह मतलब रेट करते हैं, मतलब उसकी हम उसको परसेंटेज में किस तरह कैलकुलेट करते हैं? बेटा देखिए मतलब जी बेटा, आप जहाँ पे भी साइट पे होते हैं, हर कंपनी जो है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है बेटा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट करने का एक तरीका होता है उनके पास। ठीक है, जिसको रिस्क एवेल्यूएशन का एक ग्राफ होता है जिसमें मैट्रिसेस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज लो, मीडियम, हाई का कॉन्सेप्ट यूज करती हैं, कुछ 1 to 3 का ग्राफ यूज करती हैं, कुछ 1 से 5 तक का, कुछ 1 से 10 तक का। ठीक है, बेसिकली वो एक स्केल होता है जिसमें आप अपने हैजर्ड्स को देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर रिस्क कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए उस ग्राफ में कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका लेवल निकालते हैं। ठीक है, ये हर कंपनी की बेटा। जी आप ऐसा कोई एग्जांपल फ्यूचर में काइंडली शेयर कीजिएगा ताकि ये बात आगे टॉपिक में आ रहा है बेटा, इसी टॉपिक में आगे आ रहा है, हम असेसमेंट कंडक्ट करेंगे बेटा। ओके मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये चेक कीजिएगा जरा। नजर आ रहा है बेटा आपको? देख रहे हैं बेटा, इसमें लाइक्लीहुड का भी ग्राफ है, सेवेरिटी का भी है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लाइक्लीहुड सेवेरिटी? तो बेटा ये हर कंपनी आपको डिजाइन डेवलप करके देगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप देखेंगे आप किस जगह पे हैं, वहां पे कानून क्या कहता है, लॉ को देखते हुए अगर लॉ में गिवन है तो वहां से, नहीं तो फिर आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। ओके सर,
बहुत शुक्रिया बेटा। चलें जी, अभी आप लोगों के पास 15 मिनट्स ब्रेक है, ठीक है। 8:30 हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। बहुत शुक्रिया।